जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज हम लोग मौजूद हैं सिविल अस्पताल के बर्न वार्ड के अंदर, बर्न सेंटर के अंदर। तो आइए यहाँ से कोविड-19 के हवाले से आपकी यहाँ पे मुलाकात करवाते हैं प्रोफेसर अहमद साहब से और यहाँ के स्टाफ से, और जो यहाँ पे डिपार्टमेंट बनाया कोविड-19 के हवाले से वो भी आपको विज़िट करवाएंगे। आइए मैं आपसे आपकी मुलाकात करवाता हूँ। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं प्रोफेसर अहमद साहब के रूम के अंदर और ये यहाँ पे मौजूद हैं बर्न सेंटर में। आज हम इनसे मुलाकात करने आए हैं, कुछ बर्न सेंटर के हवाले से डिस्कस करेंगे, इनसे कुछ मालूमात लेंगे और कुछ कोविड-19 के हवाले से हम इनसे डिस्कस करेंगे, कुछ मालूमात लेंगे। और इस तमाम सिलसिले के अंदर मेरी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। मेरे शौकत गिल साहब जो हमारे डायरेक्टर हैं असाइनमेंट हैं, हमारे असिस्टेंट एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं, सफ़ीर साहब मौजूद हैं, ऑफिस सेक्रेटरी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, कैमरामैन हमारे यहाँ मौजूद हैं। मज़ीद मालूमात हम इनसे लेते हैं। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। बर्न सेंटर में आया आप लोगों का बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो ये कि आपने हमें टाइम दिया इस हालात के अंदर, सिचुएशन के अंदर, क्योंकि डॉक्टर्स के पास डेफिनेटली इस वक्त टाइम नहीं है, तो आपने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं बहुत थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका, कोशिश करूँगा कि मैं जल्द से जल्द इस मामले को निपटाऊँ ताकि, क्योंकि आप मसरूफ़ हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइएगा कि इस बर्न सेंटर का क़याम कब से हुआ? जी, ये 2004 में बर्न सेंटर का क़याम हुआ। उससे पहले जो बर्न के मरीज़ थे वो तमाम के तमाम जो थे वो प्लास्टिक सर्जरी वार्ड के अंदर कुछ बेड मख्तस थे, लेकिन क्योंकि शहर में ज़रूरत इतनी थी कि कोई जले हुए मरीज़ों के लिए, तो वो जो बिस्तर थे वो नाकाफ़ी थे। तो इसीलिए एक NGO ने और सिंध गवर्नमेंट ने, इसमें NGO का बड़ा दखल है इस बर्न सेंटर को बनाने में, जिसका नाम है फ्रेंड्स ऑफ बर्न सेंटर। तो उस NGO ने और गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट ने मिलके एक बाकायदा MOU साइन किया आपस में बैठ के, और उस MOU के तहत उन्होंने इस बिल्डिंग को, जो कि जुबली ब्लॉक कहलाता था, सिविल हॉस्पिटल का जुबली ब्लॉक। अच्छा, ये बिल्डिंग 100 साल पुरानी है जिसमें आप अभी मौजूद हैं। ये इतनी बेकार सी बिल्डिंग थी, बिल्कुल ख़त्म हुई हुई, समझे मखदूश इमारतों में शामिल थी, छत भी गिर चुकी थी इसकी। इस बिल्डिंग को उन्होंने दोबारा रीस्ट्रेट किया और अल्लाह का शुक्र है, देखें आज आप खड़े हैं, आपको लगता नहीं होगा ये 100 साल पुरानी बिल्डिंग है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसे ही बिल्कुल। कुछ हिस्से ऐसे हैं जो 100 साल वाले अभी भी उन्होंने वही उसी तरह प्रिजर्व किए हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग में अभी मैं आपको दिखाऊंगा, लिखा हुआ है नेशनल हेरिटेज बिल्डिंग। मतलब इस बिल्डिंग में कोई चेंजेस वगैरह हम ला नहीं सकते, जैसी ही बिल्डिंग है वैसे ही रखना पड़ता है। तो आपने बाहर का आउटलुक देखा होगा, बिल्कुल अभी आप जाएंगे तो देखिएगा बिल्कुल जैसे पुरानी कदीम बिल्डिंग जो होती है। तो इट इज़ वन ऑफ द नेशनल हेरिटेज बिल्डिंग ऑफ द सिटी। इसको बिल्कुल चेंज नहीं किया जा सकता, इसको ऐसे ही प्रिजर्व करते हैं। और 2004 में ये बिल्कुल समझे ख़त्म बिल्डिंग थी, जिसको दोबारा रीस्टेट किया गया ताकि इस जगह पे एक बर्न सेंटर तामीर किया जाए। ये बर्न सेंटर 2 मंजिला है, ग्राउंड +2। अच्छा, यहाँ पे ये है कि जो इसको बनाया 2002 से शुरू हुआ बनना, 2004 में ये मुकम्मल हुआ। और बड़ी अच्छी बात थी कि रमज़ान में इसका इनाग्रेशन हुआ था, रमज़ान मुबारक में, और ये 2004 में फिर ये इसका जो है फंक्शन शुरू हुआ। उसका गवर्नर सिंध ने इफ्तिताह किया था, उस वक्त के जो गवर्नर सिंध थे उन्होंने। अच्छा, उसके बाद ये कि यहाँ पे जो है मरीज़ों का, वो इतनी ज़रूरत थी इस शहर को, इतनी शदीद ज़रूरत थी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि पहले ही साल हमारे पास 400 के करीब मरीज़ दाखिल हुए। आप अंदाज़ा लगाएं पर ईयर 400 मरीज़, लेकिन अब जो है ये 1200 तक तजावुज़ कर गया है। मतलब स्टार्ट जो है वो 400 से हुआ और इस वक्त जो है कि आप 1200 पेशेंट देख रहे होते हैं पर ईयर, नहीं देखे नहीं, दाखिल होते हैं। अच्छा। मतलब इनडोर पेशेंट। अच्छा, आउटडोर जो है ना वो तकरीबन 50, 60, 70 की OPD होती है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा लें 50, 60 के हिसाब से कि कितने, तकरीबन हमारे 1500, 2000 पेशेंट, मतलब ये जो है हमारे रोज़ की OPD, मतलब 1 महीने की OPD हो जाती है 1500। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें 20-25 हज़ार मरीज़ जो हैं वो 1 साल के हम आउट पेशेंट में देखते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लेंगे क्या बर्डन था। इट्स टू मच डॉक्टर साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि आप ये तमाम चीज़ें, तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करें। मुझे डॉक्टर साहब ये बताइएगा, इस सारे सिनेरियो के अंदर आपको तमाम सपोर्ट जो है वो इस NGO की है? ये मैंने आपको बताया ना, जैसे एक MOU साइन हुआ था बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड फ्रेंड्स ऑफ बर्न सेंटर NGO।
तो ये तय हुआ था इस एनजीओ MOU के तहत कि सबसे पहले जो ज़रूरियात होंगी, जैसे अमला हो गया, दवाइयाँ हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, यहाँ पे इक्विपमेंट्स बहुत महंगे होते हैं जो सर्जरी में इस्तेमाल होते हैं, तो ये तमाम के तमाम जिम्मेदारी हैं सिंध गवर्नमेंट की। जहाँ सिंध गवर्नमेंट नहीं प्रोवाइड कर सके, क्योंकि देखिए सिंध गवर्नमेंट की ज़रूरियात बहुत हैं, 65 वार्ड हैं सिविल अस्पताल में, तो ज़ाहिर है सारी जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट की, पूरा सिविल अस्पताल से सिंध गवर्नमेंट पे चल रहा है। तो अब सही बात है वो 65 वार्ड को देखना होता है, तो सिंध गवर्नमेंट फिर भी मोर देन 50% जो है ना वो सिंध गवर्नमेंट यहाँ पे करती है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आपको 50% जो है बजट के अंदर यहाँ पे आपको इस्तेमाल के लिए दिया जाता है और जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं। असल में सिंध गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती है कि बजट एलोकेट कर दे हर वार्ड में। सिंध गवर्नमेंट हमारी ज़रूरियात पूरी कर देती है। जैसे हमें ड्रेसिंग चाहिए, हम लिख कर भेज देते हैं ड्रेसिंग चाहिए। से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि अगर कोई मेडिसिन हमें चाहिए, हमने लिखा 100 वाइल चाहिए, सिंध गवर्नमेंट जो है वो 50 प्रोवाइड करेगी, 50 जिम्मेदारी होंगे NGO की, जो रह जाएगा लेफ्ट ओवर में वो NGO की जिम्मेदारी है। दैट्स मीन ये जो MIU साइन हुआ और ये MIU के तहत हो रहा है, चलें ये तो बहुत खुशाइन बात है कि ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। और सिर्फ आप इसमें कराची के पेशेंट्स को नहीं देख रहे, अराउंड द सिंध जितने भी पेशेंट्स में आपके पास आते हैं वो आप तमाम उनको देख रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे इस वक्त ये बताइए कि आपके पास इस वक्त स्टाफ में कितने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की क्या पोजीशन है, कितने लोग मौजूद हैं? देखिए हमारे पास जो टोटल स्टाफ है वो आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि NGO का पार्टिसिपेशन देखें कितना है, कि तकरीबन 110 से ज़्यादा NGO ने यहाँ एम्प्लॉयज़ रखे हुए हैं, 110 से ज़्यादा, और गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ यहाँ 30 के करीब हैं, 30-32। तो आप अंदाज़ा लगा मतलब 150 एम्प्लॉयज़ हैं टोटल इस बर्न सेंटर के अंदर, तीनों शिफ्टों में, मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट, ये तीनों शिफ्टों के मैं बतला रहा हूँ आपको। तो इसमें डॉक्टर्स भी हैं, पैरामेडिकल स्टाफ भी है, स्वीपर्स भी हैं, गार्ड्स भी हैं, मतलब ये तमाम पूरा एक यूनिट है ये। इसीलिए हम इसको वार्ड नहीं कहते, इट इज़ कॉल्ड एज बर्न सेंटर, इसीलिए कि पूरा अब जामे अपनी जगह एक इंस्टीट्यूशन है हमारा ये पूरे का पूरा। और सबसे बड़ी खूबी की बात यह है कि यहाँ जितने आने वाले मरीज़ होते हैं उनका तमाम ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई पाई पैसा किसी से नहीं लिया जाता। और आप एक बात याद रखिए, बर्न का ट्रीटमेंट वेरी एक्सपेंसिव, मतलब ये कि लोग अक्सर कहते हैं, आपने सुना होगा लोगों की ज़बान से कि जी मर गया था, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, पेशेंट जल गया था, मर भी गया जलने से, और उसके बाद जब डेड बॉडी लेने गए तो 1.5-2 लाख का बिल भी दे दिया उन्होंने सिर्फ 2 दिन के अंदर। ये बात नहीं है कि अस्पताल ज़्यादती कर रहे हैं, बर्न का ट्रीटमेंट ही बहुत महंगा है। हमारे यहाँ एक पेशेंट जब ICU के अंदर चला जाता है तो आप यकीन करें कि ICU का जो कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है वही 10,000 के करीब पड़ जाती है, क्योंकि बेहोश होना, बेहोशी की दवाइयाँ इस्तेमाल होना, थिएटर का खर्चा, डॉक्टर की फ़ीस, ये अगर आप लगा लें तो 10,000 से कम तो होता ही नहीं है एक दफ़ा वो थिएटर में जाए और वहाँ से बाहर निकल जाए। तो आप बताइए अगर मल्टीपल टाइम्स कोई थिएटर में जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो वो तो कहीं से सपोर्टेड नहीं है ना, वो तो जो आप पे लगाएंगे वो पैसा आपसे लेंगे। तो इसीलिए जो बिल बनते हैं अस्पतालों के वो बहुत हेवी होते हैं, स्पेशली इन बर्न पेशेंट, कार्डियोलॉजी पेशेंट, किडनी पेशेंट। तो इनके बिल आप देखिएगा कि कितने ज़्यादा होते हैं, तो इनके ऊपर एक्सपेंसेस भी ऐसे ही आते हैं ट्रीटमेंट में, इसी वजह से इतने बिल हेवी बनते हैं इनके। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि इतने हेवी अमाउंट खर्च होने का यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है, तो ये तो एक समझे रहमत है इस सिंध के लिए। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि वी आर नॉट सर्विंग द पेशेंट्स ऑफ कराची ओनली, वी आर सर्विंग द पेशेंट फ्रॉम इंटीरियर सिंध। हमारे आधे पेशेंट अभी जाके आप देख लीजिए कराची के बाहर के हैं, कोयटा से भी पेशेंट आते हैं, इंटीरियर सिंध से भी पेशेंट आते हैं, कोयटा और इंटीरियर सिंध के ज़्यादा पेशेंट हमारे पास आते हैं जो कराची के अलावा हैं, स्पेशली इंटीरियर सिंध के। ये तो मैंने कई दफ़ा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि इंटीरियर सिंध में भी बर्न के शोबा है, कुछ वार्ड्स में है, वहाँ मेरे ही जितने इक्वली क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, अगर उन्हें थोड़ी सपोर्ट की जाए, जिस तरह हमारी NGO है जिसने सपोर्ट की हुई है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा यहाँ आके कि ये तमाम बर्न सेंटर सिविल अस्पताल के और वार्ड से कुछ मुख्तलिफ लग रहा होगा आपको। नहीं, इसमें कोई शक नहीं डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल इसमें कि सफाई बहुत है, सुथराई बहुत ज़्यादा है और बहुत आपने अच्छे तरीके से इसको मेनटेन किया हुआ है। और फिर जैसे भी आप बता रहे हैं कि इंटीरियर सिंध से भी आपके पास बहुत पेशेंट्स आते हैं और बलूचिस्तान से भी आ रहे हैं, और इनफैक्ट इस जगह पर हादसाती तौर पर, क्योंकि ये बर्न होना, जलने वाला निज़ाम जो है ये एक ऐसा है कि ये हादसाती तौर पर है। तो डॉक्टर साहब इसमें आप फर्स्ट एड देने के बाद पेशेंट की कंडीशन देखते हैं कि वो कितनी क्रिटिकल परसेंटेज के ऊपर है जिसको एडमिट किया जाए, या उसको यहाँ पे एडमिट करते हैं। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब मेरा सवाल है, क्या हमारे पास यहाँ पे बर्न सेंटर में वेंटिलेटर अवेलेबल है? क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हो जाते होंगे कि वो वेंट पे भी लाना पड़ता होगा आपको। अच्छा, सबसे पहली बात तो आपको ये बताऊँ कि फ़र्स्ट एड की आपने बात की ना, फ़र्स्ट एड अमूमन उस जगह दी जाती है जिस जगह हादसा होता है।
तो आपने तो बहुत अच्छा काम किया। अब आपके चैनल से लोगों को ये पता चल जाएगा, जो आपको ये देखेंगे, जो आपने ये बना रहे हैं वीडियो, कि सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि अगर खुदा ना करे कोई जल रहा हो, जलते हुए बंदा, तो उसको सबसे पहले रुक जाना चाहिए उस जगह जब वो जल रहा हो। लोग अमूमन ये करते हैं, जब जलते हैं बाहर की तरफ भागना शुरू करते हैं। ये बहुत ख़तरनाक काम है। याद रखिए, जब बंदा जलता हुआ बाहर भागेगा तो ऑक्सीजन और कैच करेगा, और ऑक्सीजन जलने में मदद करती है। जब वो मदद करेगी तो सोच लें वो आग और भड़क जाती है, बजाय इसके कि अगर थोड़ी सी लगी हुई है और बाहर न चला जाएगा, पूरी बॉडी में चली जाएगी वो आग, जितनी है पूरी बॉडी में पहुंच जाएगी। तो भागना नहीं चाहिए, उसी जगह रुक जाना चाहिए जहाँ जल रहा हूँ वहीं रुक जाए। और दूसरा, गिर जाए, दूसरा काम। तीसरा, लोटे, इधर इस करवट इधर लेगा तो वो आग प्रेशर से बुझ जाएगी। तो रुक जाए, गिर जाए और लोटे, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल, ये काम करना चाहिए। दूसरा, पानी डालना चाहिए। जिस पानी डालने से लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं, लोग ये समझते हैं पानी डालने से छाले बन जाते हैं। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, कोई छाले नहीं बनते पानी डालने से। पानी डालने से बल्कि छाले बनने का अमल कम हो जाता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, छाले बनने का अमल कम हो जाता है पानी डालने से। पानी से कभी भी छाले नहीं बनते। इनिशियल स्टेज में जैसे ही कोई बंदा जला है, उसकी आग बुझ गई, आग को पानी से भी बुझाया जा सकता है, लेकिन इतना पानी होता नहीं अमूमन लोगों के पास। आग बुझाने का एक तरीका और भी है कि अगर फ़र्ज़ करें किसी को आग लगी हुई हो तो आप उसको गिरा दें, उसके ऊपर कोई कंबल ऐसा डालें जिसमें आग ना पकड़ती हो, रेशमी कंबल ना हो और ना ही कोई रेशमी चादर हो, मोटा सा कालीन हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिससे उसको ढक दें। आइडिया वही है कि ऑक्सीजन सप्लाई आप कट कर दें। जब भी आप ऑक्सीजन सप्लाई कट करेंगे तो पेशेंट की आग बुझ जाएगी। तो दूसरा तरीका ये है कि पेशेंट को गिरा के, जैसे ही वो गिर गया, अगर लोग वहाँ आसपास मौजूद हैं तो वो ये करें कि उसके ऊपर एक चादर बड़ी सी ढक दें या कालीन ढक दें, ताकि ये फर्स्ट एड है। पहला, स्टॉप हो जाए, पेशेंट बाहर की तरफ ना जाए ताकि और ऑक्सीजन कैच ना करे। दूसरा, वो गिर जाए, लौटने लगे, अकेला हो, अगर लोग वहाँ मौजूद हों तो उसके ऊपर चादर या कोई कंबल या कालीन डाल दें, ताकि मोटी सी चीज़, अगर छोटा है तो इस तरह करें कि वहीं पे उसको दबा दें। कोई तौलिया लिया, उसको रखा और वहीं पे, जैसे आस्तीन में आग लगी है, अक्सर ख़वातीन की आस्तीन में आग लगती है और वहाँ से वो इधर उधर करके तमाम जिस्म में आग लगा लेती हैं। बेहतर ये है कि उसको रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट से अलग करें। जैसे आग लग गई आस्तीन में, इसको यहाँ से दूर करें और एक कपड़ा लें और लेकर उसको ज़ोर से दबा दें। इस कपड़े से दबा देंगे तो क्या होगा, वो वहीं आग बुझ जाएगी, कुछ नहीं होगा। मगर अगर इस तरह करने लगेंगे तो पूरे जिस्म में आग लग जाएगी। तो स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। दूसरा ये कि उसको प्रेस करके बंद कर सकते हैं। तीसरा, पानी डाला जा सकता है, आग पानी से भी बुझाई जा सकती है और आग बुझने के बाद भी पानी डालना चाहिए। अब आप कहेंगे पानी, आग तो बुझ गई, पानी क्यों डाल रहे हैं? और पानी डालने का फ़ायदा पता क्या होगा कि उससे पानी जब भी डलेगा किसी जलती हुई जगह पे, आपने देखा होगा अभी जलन होती है तो लोग सिर्फ कहते हैं पानी डाल लो, पानी डाल लो, तो जहन में वैसे ही आता है। उससे सुकून मिलता है पेशेंट को, क्योंकि पानी ठंडा होता है। फ्रिज का भी डाला जा सकता है, लेकिन छोटे बच्चों में और बूढ़ों में फ्रिज का पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है उन्हें। तो ये कि पानी जो है ना, ठंडा डालते हुए थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, इसलिए कि अगर ज़्यादा डाल देंगे तो फिर बच्चों में दिल की हरकत रुकने का चांस हो जाता है, दिल की हरकत रुकने का चांस होता है। तो बच्चों में डालते हुए ख्याल करें कि बच्चों के अंदर ठंडा पानी ना डालें, और बहुत बूढ़े बंदे पर ठंडा पानी बहुत ज़्यादा बॉडी पे ना डाल दें। ठंडा पानी ज़्यादा सूदिंग इफेक्ट करता है। अगर छोटा सा एरिया है तो बिल्कुल ठंडा पानी डालें। घर के अंदर अगर है टैप वाटर तो वही इस्तेमाल हो सकता है, जो घर के अंदर पानी है बाल्टी में रखा हो वही इस्तेमाल कर लें। घर का मामला है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो सारी बातें, सारी चीज़ें हुई आपसे, बहुत अच्छी आपने चीज़ें बातें बताई हमारे को। मेरा इस वक्त एक सवाल यहाँ पे डॉक्टर साहब ये है कि अभी लास्ट डॉक्टर साहब चंद दिन पहले एक कराची में बहुत बड़ा हादसा हुआ, जहाज़ बेचारा एक तबाह हुआ जिसमें 100 लोग मर गए। उस वक्त आपके पास जब इतलात आई तो आप लोगों ने फौरी तौर पे इमरजेंसी पोजीशन में आप लोगों ने क्या तैयारी की? एक हफ्ते पहले की बात है, ये फ्राइडे था, मुझे याद है। मैं फ्राइडे को 3:30 बजे मुझे फ़ोन आया कि जहाज़ गिर गया है। मैं नमाज़ पढ़ के निकला तो मुझे पता चला कि जहाज़ क्रैश हो गया है। तो मैंने पूछा कहाँ क्रैश हुआ? कहने मॉडल कॉलोनी में किसी घर के ऊपर गिर गया है। बस उसके बाद फिर इमरजेंसी नाफिज हो गई थी। पूरे जिनाज सिविल जितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनमें इमरजेंसी नाफिज हो गई थी, और हमें ये बताया गया था कि 90 के करीब, मोर देन 90 लोग हैं उसके अंदर, कोई कितने भी आ सकते हैं। तो 40-45 की तो हमारे पास जगह थी, और अगर इससे भी ज़्यादा हो जाते हैं, जैसे आपको याद होगा एक बल्दिया में एक फैक्ट्री में हुआ था, तो हमें उम्मीद ये थी कि 250-300 लोग आएंगे। बहरहाल वो उतने तो नहीं आए थे, लेकिन ये कि हमने तैयारी इतनी कर ली थी। तो उसमें ये होता है कि सर्जिकल वार्ड्स में हमारे जो बेड्स होते हैं फिर हम वो यूटिलाइज़ कर लेते हैं, मतलब इस सिविल में गुंजाइश कर लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है आज तक सिविल से ऐसा नहीं हुआ कि किसी को वापस किया गया हो, या जिना से बहुत कम ऐसा होता है कि
एमरजेंसीज़ को तमाम मीट कर लेते हैं। जिनाओ सिविल हॉस्पिटल अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स भी बहुत काबिल हैं, सारा काम कर लेते हैं। तो उसमें ये हुआ था कि हमें ये पता चला था कि जहाज़ क्रैश हुआ, कितने आएंगे ये कोई नहीं बता सकता था। इनिशियली लोगों को पता ही नहीं था कि कितने चल गए। तो लेकिन अमूमन ऐसा होता है जब भी कोई क्रैश हो या बम ब्लास्ट हो, मैं तो यहाँ 16 साल हो रहे हैं मुझे काम करते हुए, 15-16 साल, तो मैंने यही देखा है कि हेड इंजरीज़, ऑर्थोपेडिक इंजरीज़, हड्डियाँ टूटना सर, या चेस्ट की इंजरीज़, ये अमूमन ज़्यादा प्रायोरिटी की होती हैं। इनके वार्ड ज़्यादा इंगेज हो जाते हैं। हड्डियों के वार्ड्स हो गए, न्यूरो सर्जरी का वार्ड हो गया, चेस्ट सर्जरी का वार्ड हो गया। बर्न का नंबर बाद में आता है, क्योंकि देखें जला हुआ तो सतह पे होता है ना पेशेंट, वो तो ऊपर से ड्रेसिंग भी हो सकती है, लेकिन न्यूरो सर्जरी का पेशेंट है तो इमीडिएटली करना होता है। हड्डी टूटी हुई बाहर निकली हुई है, उसको इमीडिएटली एड्रेस करना होता है। तो इसीलिए हम तो तैयार थे, हम भी, और ये तमाम वार्ड्स जिनके मैं नाम ले रहा हूँ ये सब के सब बिल्कुल अलर्ट थे। यहाँ पे हमारे एमएस सिविल हॉस्पिटल हैं, खादिम कुरैशी साहब हमारे बड़े हेल्पफुल हैं, बल्कि वो बैठे थे। मैं जब यहाँ आया हूँ 3:30 बजे मुझे कॉल आई, मैं 4 बजे आया हूँ, तो मुझसे पहले वो बैठे हुए थे यहाँ पे, और सेक्रेटरी हेल्थ साहब भी आए थे। बहुत मतलब ये गवर्नमेंट के सारे बहुत ही मुतहरिक थे सारे लोग। यानी इसका मतलब ये हो कि गवर्नमेंट उस वक्त काफ़ी हद तक सिंध गवर्नमेंट जो मुतहरिक हो गई थी और तमाम मामला जो अलर्ट कर दिए गए थे। अच्छा डॉक्टर साहब, ये सारी बातें, सारी चीज़ों के बाद मेरा एक क्वेश्चन इस वक्त जा रहा है कि हम पिछले काफ़ी टाइम से अराउंड कोई 2 महीने 3 महीने हो गए, हम कोविड-19 कोरोना वायरस के हवाले में बहुत ज़्यादा मुब्तला हुए हैं, स्पेशली पूरा अराउंड द वर्ल्ड, पूरा दुनिया की बात कर लें, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में भी ये पोजीशन है। तो बहुत सारी जगहों पे देखा गया डॉक्टर साहब कि बहुत सारे गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स के अंदर करंतना सेंटर्स बनाए गए और वहाँ पे फैसिलिटीज़ दी गई। तो क्या ऐसा हमारे इस बर्न सेंटर के अंदर भी ऐसा हुआ है? असल में ऐसा होता है, बर्न सेंटर में हम जो भी मरीज़ आता है उसकी कैटेगरीज बनाई हुई हैं। जैसे मरीज़ पहले आता है, जैसे स्टार्ट में मरीज़ आया, हमें नहीं पता होता कि उसको कोविड पॉजिटिव है कि नहीं है वो, ठीक है। तो हम ये करते हैं, उस पेशेंट को एक हमने आइसोलेशन जगह बनाई हुई है, जब तक कि उसका टेस्ट का पता नहीं चल जाता हम उसको वहीं रखते हैं। वो हमारा एक आइसोलेशन एरिया ही समझे आप। जब फ़ौरन टेस्ट भेजते हैं आते के साथ ही, और टेस्ट में आने में 2 दिन लग जाते हैं। अच्छा 2 दिन या 3 दिन में जब टेस्ट आ जाता है हमारे पास, अगर पॉजिटिव आया तो हम उसको आइसोलेशन सेंटर शिफ्ट कर देते हैं यहाँ से। वो आइसोलेशन सेंटर जो है वो यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में बना हुआ है, पूरा डिपार्टमेंट बनाया हुआ उन्होंने कोविड का, मतलब जो ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं, आइसोलेट भी कर रहे हैं पेशेंट को, क्वारंटीन भी कर रहे हैं, सारा कुछ सब कुछ यहाँ मौजूद है, अल्लाह का शुक्र है। और मेरे ख्याल में अनगिनत टेस्ट होते हैं रोज़ाना, मतलब आप गिनती नहीं है कोई, इतने टेस्ट रोज़ाना होते हैं। तो ये कि उसमें डॉक्टर्स के भी हो रहे होते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ के भी हो रहे होते हैं, आम शहरियों के भी हो रहे होते हैं। तो और जिनके हो चुके होते हैं उनके भी 1 वीक के बाद दोबारा हो रहे होते हैं, 15 दिन के बाद दोबारा हो रहे होते हैं। तो ये हमारे यहाँ एक आइसोलेशन डिपार्टमेंट है बाकायदा। आज भी एक पेशेंट का हमारे पॉजिटिव आया, अभी हम उसको आइसोलेट कर रहे हैं वहाँ पे। अभी तो फ़िलहाल हमें अपना आइसोलेशन डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी फ़िलहाल ये है कि जो नए मरीज़ आते हैं उनको हम उन्हें आइसोलेट करके रखते हैं जब तक कि उनका टेस्ट नहीं आ जाए। तो डॉक्टर साहब, ये तो बड़ी एक सोच विचार वाली बात आ गई। ठीक है, करंतना या आइसोलेशन डिपार्टमेंट आपके प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया, लेकिन एक पेशेंट आ जाता है और आप स्टे करते हो, उसका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आने में 2 दिन या 3 दिन लग जाते हैं। तो इस दरमियान में आपका स्टाफ उसको फैसिलिटी देता है, सहूलियत देता है, फर्स्ट एड देता है, सारी चीज़ देता है, लेकिन फिर डॉक्टर साहब ये है कि आपके इस वक्त मौजूदा हॉस्पिटल के अंदर और इस टाइम के अंदर आपके हॉस्पिटल में जो लोग स्टाफ आपके साथ काम कर रहे हैं, तो यकीनन वो भी इससे मुतासिर हो रहे होंगे या हुए होंगे। तो उनकी ज़रा क्वांटिटी बताइए और उनके लिए फैसिलिटी क्या आप लोगों ने की? अच्छा, आप जो ये बात कर रहे हैं ना कि जैसे पेशेंट आए हमारे पास, तो पेशेंट को हम ये सस्पेक्ट करते हैं कि ये पेशेंट अभी सस्पेक्टेड पेशेंट है, नेगेटिव है पॉजिटिव है हमें नहीं पता। हमारा अमला जब ड्रेसिंग करने जाता है, या हमारा ड्रेसर, अभी मैं आपको दिखाऊंगा हमारा ड्रेसर क्या पहने में, ये एक ड्रेस होता है जिसको पीपीई कहते हैं। तो हमारे पेशेंट उसको पीपीई पहन के ड्रेसिंग कराते हैं, मतलब सस्पेक्ट यही किया जाता है इसको कोरोना है। ऐसे नहीं चले जाते हैं कि फ़ौरन से चले गए, वरना तो वो लगा लेंगे। हमें क्या मालूम हो पॉजिटिव नेगेटिव है, बदला 3 दिन बाद पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारा तो बंदा 3 दिन से वहाँ जाता रहा। तो वो पीपीई पहन के जाते हैं, पूरा प्रोटोकॉल अडॉप्ट करते हैं, जो प्रोटोकॉल हमारे पास एक बनाया गया है कोविड पेशेंट के लिए, जो बाहर भी सब जगहों पे इस्तेमाल हो रहा है। हमारे ड्रेसेस अभी आप जाके देखिएगा, वो पूरी पीपीई पहने हुए और बिल्कुल वो पहन के ही ड्रेसिंग करते हैं। आप यू नेवर नो कि किसको है, तो इसलिए हिफाजती मेजर्स बिल्कुल करते हैं, 100% करके हम जाते हैं वहाँ पे। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, हाँ बिल्कुल डॉक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि वो डॉक्टर यहाँ 2 बजे के बाद जाके कहीं और से भी लगा सकता है,
भाई देखें आप बाज़ारों में क्या हाल हो रहा था, और घरों में जाके सब भूल जाते हैं तमाम एहतियाती। मासियाँ आ रही हैं घर के अंदर, कौन लेके आ रहा है आपको क्या मालूम कहाँ से किधर आ रहा है। तो इस तरह हमारे डॉक्टर्स तकरीबन पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स 32 के करीब इन्वॉल्व हुए हैं। मेरे खुद 2 बार टेस्ट हो चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है नेगेटिव आए, लेकिन टेस्ट हमारे हर हफ्ते होते रहते हैं। उसमें जब भी जिसका पॉजिटिव आ जाता है वो फिर प्रेमिसेस में दाखिल नहीं हो सकता है। जैसे ही पॉजिटिव पता चलता है उसको फ़ोन पे बताया जाता है आपका पॉजिटिव है, अब आप घर पे क्वारंटीन करें या यहाँ आ जाएं, जो आइसोलेशन डिपार्टमेंट है। तो अमूमन डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ इतने समझदार होते हैं कि वो अपनी क्वारंटीन खुद ही कर लेते हैं। घर में कोई जगह होती है, आइसोलेट हो जाते हैं। उसमें ये होता है कि कोई घर वाला ना मिले, ऐसा नहीं होता सोशल डिस्टेंसिंग से काम चला लें, ऐसा नहीं। वो बिल्कुल अलहदा एक कमरे में उसने होना होता है, किसी से मिलना जुलना नहीं, खाना उसका वहीं पहुँचाया जाता है, उसी कमरे में उसका गुजारा होता है फॉर अबाउट 15 डेज। अच्छा डॉक्टर साहब, ये मेरे इस फिर एक क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि इस सारी सिचुएशन और सिनेरियो के अंदर बहुत सारे बूमर मार्केट में एरियाज़ के अंदर और पाकिस्तान में चल रहे हैं। कुछ डॉक्टर का कुछ बयान आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है। आप इनफैक्ट डेफिनेटली इस वक्त प्रोफेसर की हैसियत से हैं, तो मेरा क्वेश्चन पर यहाँ आ जाता है, क्या वाकई कोरोना वायरस है, और है तो वो कितने % पाकिस्तान पे इफ़ेक्ट हुआ है? परसेंटेज तो हमारे सामने ही है, लेकिन फर्स्ट एड भी हम कर रहे हैं, आइसोलेट भी कर रहे हैं, सारी चीज़ कर रहे हैं। तो ये फैक्ट्स फिगर हैं कि वाकई कोरोना है? असल में पता क्या होता है, हमारे यहाँ वही वाली बात है, जैसे जलने पे पानी ना डालो, खसरे में इलाज ना कराओ, ये बहुत सारी हैं। आप निकल के देखें बाहर हो क्या रहा है। अब वो खसरे का बच्चा होता है, ख़राब हो जाता है बेचारे का, नहीं ये दादी ने मना कर दिया, नानी ने मना किया, इसका इलाज नहीं है खसरे का। अरे मैं कहता हूँ किसने कहा है इलाज नहीं है खसरे का? बच्चे मर जाते हैं इस चक्कर में, आप सोचें कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। इसी तरह जलने पे पानी न डालना चाहिए, छाले बन जाते हैं। अब क्या समझाएं लोगों को। इसी तरह कोविड का भी उड़ गया कि जी ये तो गवर्नमेंट खामोखा कर रही है। देखिए अब गवर्नमेंट को क्या मिलना है खामोखा में कोविड पॉजिटिव बता के, क्यों अपने गले लेगी गवर्नमेंट खामोखा में? बस वो ज़बान एक से दूसरे तीसरा नेगेटिव बातें बड़ी जल्दी फैलें। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं इस वक्त आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा हमें अपना हॉस्पिटल विजिट करवाएं, हमें दिखाएं, क्योंकि पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी नाज़रीन, हम जैसे डॉक्टर साहब से हमने रिक्वेस्ट की थी कि डॉक्टर साहब हमें प्रॉपर विजिट करवाएं और दिखाएं कि इनके एहतियाती तदाबीर क्या और कैसे से। जी डॉक्टर साहब, ये जो आप बता रहे थे हमारे को, अब ये ईयर खोलो, ये हमारे इमरजेंसी डिपार्टमेंट है और ये फयाज साहब हैं, इमरजेंसी के सारे मरीज़ ये देखते हैं। इमरजेंसी डिपार्टमेंट है हमारा ये, और यहाँ पेशेंट आते हैं हमारे लाए जाते हैं, तो यहाँ पे लिटाते हैं, उनको देखते हैं। ये तो ये जो हमारे फ्रंट लाइन के जो लोग हैं सबसे पहले पेशेंट को रिसीव करते हैं वो ये तो देखें, आपने मुझसे पूछा था ना। जी ये देखें, मैंने आपसे कहा था अभी चल के दिखाते हैं। ये देखें, ये पूरा ये समझे जो मरीज़ आता है वो ये सस्पेक्ट किया जाता है कि उसको वायरस मौजूद है उसके अंदर, तो इसीलिए हिफाजत के तौर पे ये पूरा पहन के कर। तो सारे मरीज़ आते हैं ना, छोटी ड्रेसिंग्स भी होती हैं, सब कुछ होता है, मतलब जैसे ड्रेसिंग्स भी यही कर रहे होते हैं। तो बहुत से तो मरीज़ ड्रेसिंग करा के चले जाते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि 50-60 पेशेंट तो हमारे ऐसे ही आते हैं। वो जो 15% से आप प्लस कह रहे थे जिनको एडमिट करते हैं, उससे कम जो उससे कम वाले आते हैं ना, छोटा मोटा जला हुआ, वो उसको एडमिट नहीं करते हैं, उनकी ड्रेसिंग करते हैं, लेकिन क्या पता उनको भी हुआ हो। भाई यहाँ तो किसी का नहीं पता आपको, जिससे मिल रहे हैं उसके साथ क्या हुआ हुआ है। बिल्कुल शक। मास्क लगाना नहीं चाहते। देखिए आपके चैनल के तवज्जुह से मैं कहूँगा कि लोग एटलीस्ट मास्क ज़रूर लगाया करें और अपने हाथ धोया करें, हाथों को अपने चेहरे के ऊपर ना लगाएं। अगर हम हाथ धोते रहेंगे और मास्क लगाते रहते हैं, मैं समझता 50% प्रोटेक्शन हो जाती है। लोग मास्क नहीं लगाते, मास्क होता गले में पड़ा हुआ होता है। यहाँ पे मास्क ज़रूर लगाएं और डिस्टेंसिंग रखें, एक दूसरे से बात करें, डिस्टेंसिंग रखें, करीब ना रहें, फासला। दूसरी बात ये कि हाथ धोते रहें, बार हाथ धोते रहें। घर पहुँचे जैसे ही एंटर हो सबसे पहले वॉशरूम में जाए, हाथ धोएं, सबसे पहला काम ये करें। कोविड से बचने का यही तरीका है। कपड़े अपने सारे चेंज करें। अब वही कपड़े पहन के फैमिली के बीच में बैठ गए जाके, मास्क भी नहीं है, कुछ नहीं है, अब ये लगा रहे हैं एक दूसरे को। तो ये चीज़ों का, ये हमारा ओपीडी ब्लॉक बन रहा है नया, ये ब्लॉक है ये ओपीडी का। ये हमारी ओपीडी अभी अंदर होती है, फिर यहाँ चली जाएगी, यहीं पर डॉक्टर बैठेंगे। तो पेशेंट जो आएंगे ना वो वार्ड के अंदर नहीं आएंगे। ये अभी जगह स्पेस कम है, आप देखिए, इसके बावजूद भी हमारी स्पेस कम पड़ रही है। पेशेंट्स बहुत होते हैं यहाँ पे। तो ये ओपीडी ब्लॉक है सारे का सारा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं नईम साहब, तो ये सारे जितनी एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ जो हैं हमारे यहाँ NGO के हैं, मतलब जो उनसे काम लेना, उनके पे का तय करना, उनके अपॉइंटमेंट सारे, ये सब इन्हीं लोगों के हाथ में होते हैं।
बहुत शुक्रिया आपका, आपने टाइम दिया। आप थोड़ा सा तासुरात अपने ज़रूर दीजिए, क्योंकि हम पहली हमारे इंचार्ज डॉक्टर हैं, हमारा ये सारा देख रहे हैं, हम तो मैनेजमेंट के लोग हैं, पेशेंट केयर तो इनकी होती है ना, इनको कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसको करेंगे। आप यहाँ काम कर रहे हैं, मुतमईन है, कोई प्रॉब्लम किसी की दिक्कत? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मुतमईन तो है, लेकिन हर जगह में आपको पता है काम का वो तो होता है, प्रोफेशनल तो बहुत है काम करने का। अच्छा डॉक्टर साहब, ये एरिया जो है ये सारा कॉरिडोर है, ओके। जी सफाई माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है डॉक्टर साहब आपके। और ये सारा जो है आईसीयू, और ये पहला गवर्नमेंट का हॉस्पिटल ऐसा है जिसको मैं बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा और बहुत मुनज़्ज़म तरीके से अच्छा किया हुआ है इसको। जी हम फर्स्ट फ्लोर पे आए हैं। मेल वार्ड है, ये हमारा मेल वार्ड है। देखिए ये बच्चे हैं, ये मेल वार्ड है, ये सारे का सारा। वो ड्रेसिंग रूम है कॉर्नर पे, ये बच्चों का है, ये बराबर वाला। अच्छा ये बच्चों का है साइड पर। ऊपर जो है फीमेल वार्ड है, तो ये बच्चों का पीरियोडिक यूनिट है। ये बच्चों का पीरियोडिक यूनिट है यहाँ पे, बस ये हम आपको दूसरी दिखा रहे हैं। 100 साल पुराना है ये, इसको बिल्कुल ऐसे ही प्रिजर्व किया गया है। थोड़ा सा इधर से आगे आ जाए तो फिर ये पूरा इसका लुक आप ले लें। पीछे ये पूरा काफ़ी ऊपर तक है जीना, ये एज इट इज़ इसको प्रिजर्व किया गया है। 100 ईयर्स ओल्ड है ये, और इसको बिल्कुल जैसा। और आप ये देखिए पीछे भी, इस बिल्डिंग को आप पीछे करके दिखाइए। ये देखिए हमने बेड्स जो लगाए हुए हैं ना, ये इमरजेंसी के बेड्स हैं। वो यहीं पे हम इनको बेड्स को सीधा करते हैं और इनके ऊपर गद्दे डालते हैं, और ये तकरीबन हमारे 10-12 बेड इसके अंदर आ जाते हैं। ये पूरा कॉरिडोर हमारा इसी काम में आता है ये पूरा। और ये है वो जीना जो मैंने आपको बतलाया सारा। तो ये डॉक्टर साहब ये 100 साल से इसी तरह किया है इसको। लकड़ी तो बहरहाल ये वही पुरानी है, 100 साल वाली। अब आप देखेंगे 100 साल पुरानी कैसी लकड़ी लगाई हुई थी उन्होंने। नॉट बैड, बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत। जी इस वक्त हम डॉक्टर साहब के ऑफिस के बाहर खड़े हुए, और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे डायरेक्टर असाइनमेंट शौकत गिल साहब। तो शौकत गिल साहब कुछ कहना चाह रहे थे। मैं प्रोफेसर डॉक्टर अहमर अल इब्रान साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमें ये मौका बख्शा कि हम उनके साथ आके मुलाकात करते, उनके साथ गुफ्तगू करते, और बहुत सारी जो मुफीद मालूमात हैं डॉक्टर साहब ने वो हमें दी हैं। बर्न के हवाले से, जलने के हवाले से उसकी कैटेगरीज़ बताई हैं। लोगों तक ये मालूमात जब जाएंगी तो मुझे यकीन है कि लोग इससे बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। और आने वाले वक्त में हमारी ये कोशिश है कि डॉक्टर साहब के साथ मज़ीद हम नशिस्तें रखें, बैठक रखें, इनसे और ज़्यादा मालूमात ले, ताकि लोगों को इससे ज़्यादा जो है फ़ायदा पहुंच सके। जी बिल्कुल नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि इन्होंने डॉक्टर साहब ने हमें फर्स्ट स्पेशली बर्न के हवाले से, जर्नी के हवाले से बहुत ज़्यादा हमारी नॉलेज में इजाफा किया, और इनके हमारे चैनल के तवज्जो से आप तक आएगी। हम कोशिश करेंगे कि मज़ीद फर्दर फ्यूचर के अंदर इनसे हिफाजती इक़दाम स्पेशली बर्निंग के हवाले से कि और एहतियाती तदाबीर क्या होती हैं और क्या क्या करना चाहिए जिससे बचा जा सकता है। तो अभी डॉक्टर साहब से बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब का कि इन्होंने बहुत अपना कीमती टाइम हमें दिया है इस वक्त कोविड-19 के हवाले से, क्योंकि तमाम डॉक्टर्स अपनी अपनी सर्विसेज के हवाले से बहुत ज़्यादा बिजी हैं। लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं और मेरी पूरी टीम आपको, आपके पैरामेडिकल स्टाफ को, आपके डॉक्टर्स को सैल्यूट करना चाहते हैं, अगर आप उनको बुलाएं। जी प्लीज़। जी नाज़रीन, इस वक्त हम लोग डॉक्टर साहब के साथ और डॉक्टर साहब के स्टाफ के साथ खड़े हुए हैं। मेरे उल्टे हाथ पे जो है डॉक्टर साहब बर्न सेंटर के तमाम स्टाफ मौजूद है, सीनियर डॉक्टर्स मौजूद हैं, पैरामेडिकल स्टाफ मौजूद है, और मेरे सीधे हाथ की तरफ जो है सिटीज़न पुलिस न्यूज़ का स्टाफ मौजूद है, जिसमें डायरेक्टर शौकत गिल साहब हैं, सफ़ीर साहब मौजूद हैं, ऑफिस इंचार्ज मौजूद हैं, मैं ख़ुद मौजूद हूँ, और कैमरामैन मौजूद हैं। लेकिन हम यहाँ जमा करने का मकसद ये कि हमारी पूरी टीम जो है वो इस वक्त जो पाकिस्तान का थीम है, ये फ्रंट लाइन के सोल्जर्स हैं, फ्रंट लाइन पे लड़ लें। तो डॉक्टर साहब और पैरामेडिकल स्टाफ, आप सबको सिटीज़न पुलिस न्यूज़ की तरफ से सैल्यूट है। आखिर में मैं डॉक्टर साहब आपसे बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपने बहुत कीमती टाइम में से आपने टाइम दिया, वक्त दिया। आखिर में आप कुछ कहना चाहें तो? आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और लोगों को अवेयरनेस हुई कि बर्न अगर हो जाए, किस किस्म का बर्न हो तो क्या एहतियात करनी है। आपके चैनल से डेफिनेटली लोगों को फ़ायदा पहुँचेगा इस मालूमात से। दूसरी ये कि आजकल के हालात में
मैं अपनी तमाम टीम, डॉक्टर तारिक हैं और ये सारे जितने लोग मेरे साथ खड़े हुए हैं, मेरे ड्रेसर हैं फयाज, और भी हमारे ये सब थिएटर में काम करने वाले लोग हैं, सारे जितने लोग हैं, इन सब पे आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई टीम। बगैर टीम के कोई इंसान कोई काम नहीं कर सकता। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैंने अच्छी टीम बनाई है यहाँ पे आके, और मैं इनसे हमेशा ये कहता हूँ आई एम लाइक योर एल्डर ब्रदर। हम यहाँ कोई बॉस और इस तरह का कोई काम नहीं करते, हम कहते हैं मोहब्बत से काम करो यहाँ पे, और अल्लाह ताला कोई इसमें बड़ी बरकत देते हैं इस तरह से काम में। और दूसरी बात यह कि यहाँ कोविड 32 डॉक्टर पैरामेडिकल स्टाफ को पॉजिटिव आया, उसके बावजूद देखें इन सब की हिम्मत के लोग काम कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनका पॉजिटिव आके नेगेटिव हुआ, उसके बावजूद उन्होंने ऐसा नहीं किया कि आना छोड़ दिया। नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल इनको इसी बात पे हम सलाम करते हैं। और आखिर में डॉक्टर साहब मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि देखने वाले लोगों को इस वक्त कोविड-19 के हवाले से, कोई फर्स्ट एड के हवाले से और हिफाजती जो तदाबीर हैं, जो हिफाजती तदाबीर के हिसाब से मैंने बताया कोविड-19 को, इसको बिल्कुल लाइटली ना लें। लाइटली लेंगे तो आप मज़ीद मरीज़ बढ़ाते चले जाएंगे, नुकसान तो अपना ही है ना। और किसका बढ़ाएंगे? अपनी फैमिली वालों को लगाएंगे, अपने दोस्तों को लगाएंगे। अब आपके करीब कौन लोग होते हैं, आप उन्हीं को लगाएंगे। बेहतर ये है कि मास्क वेयर करें, हर वक्त मास्क पहने रहें। देखें ये ज़रूरी है, मास्क पहनना, हाथ धोते रहना, नाक मुंह आँखों को हाथ ना लगाएं, ये चीज़ों का ख्याल रखें तो इंशाअल्लाह ताला बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। ये सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। हम 50% से ज़्यादा इससे ही बच सकते हैं अगर यही काम करने से। मास्क पहने, हाथ धोते रहें, मुस्तकिल सैनिटाइज़र इस्तेमाल करते रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, बस यही चीज़ें हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। नाजरीन, जैसा भी आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने कोविड-19 के हवाले से सारी चीज़ें बताएं कि हाथ धोते रहें, मास्क को इस्तेमाल करें, जो है ना ये हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करिए, सोशल डिस्टेंस रखिए, फासला रखें। ये इनके तवज्जुह से हम अपने चैनल के ज़रिए आप लोगों को ये मैसेज दे रहे हैं, एहतियात करें, एहतियात करें, एहतियात करें। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद शहजाद, कैमरामैन अशरफ के साथ और पूरी टीम सिटीज़न पुलिस न्यूज़ की जानिब से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।